चलिए, तो देखिएगा हम लोग देख रहे थे पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत, ठीक है। और हमने हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में 3 दिन की क्लासेस कंप्लीट की हुई है, ठीक है। और आज की जो क्लास है मैं आपको आज जो है लगभग पाषाण युग तक यानी कि स्टोन एज तक लेकर चलूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि क्लास में आपको क्या याद कराया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपको याद करने वाली बातें नहीं होंगी, जहाँ पर लगेगा कि आप सिर्फ इसको जाने, तो केवल जानने के लिए है ताकि आप उसको सिर्फ सुन सकेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको मैं बोलूँगा कि आपको इसको रटना है, मतलब याद कर लेना है, और ये टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कल मैंने स्रोत के बारे में बताया था, तो विदेशी जो विवरण है हमारे पास, ठीक है, जो आपके फॉरेन ट्रेवलर हैं, ठीक है, उनके द्वारा लिखे गए बुक्स का नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। किसने हिस्टोरी का, नेचुरल हिस्टोरी का लिखा है, ठीक है, किसने जियोग्राफी लिखी है, किसे हम इतिहास का पितामह कहते हैं या पिता कहते हैं, ठीक है। ये सब नाम आपको क्लियर होना होगा। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके काल में कौन आया था, नेरियाकस किसके काल में आया था, ठीक है, आने सेक्रेटस किसके काल में आया था, ठीक है, अरिस्टोबुलस किसके काल में आया था। आपको ऐसे प्रॉपर याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये चीजें क्लियर होंगी कि आपने इतिहास बहुत सही तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस की बात करते हैं। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो एविडेंस है, ठीक है, उसमें हम लोग जो है यहाँ पर टॉपिक को समझेंगे और देखेंगे कि इसके बाद जो है थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले कल हमने बताया था C14 के बारे में, तो देखिएगा C14 जो है ये डेटिंग विधि है, आपको जानकारी हो चुका है। कल मैंने बताया था C14 जो विधि है वो क्या काम करता है। तो C14 जो विधि है ये किसी भी, ठीक है, किसी भी जीवित चीजों का समय बताता है, समय काल बताता है, ठीक है। तो देखिएगा राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन, ठीक है, लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। ये C14 से ही पता चला है, कार्बन डेटिंग से ही पता चला है, ठीक है। तो अभी ये जो बेसिक फैक्ट है ये केवल बेसिक है, इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिएगा, पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता परागों पोलन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए कितने सारे अलग अलग विधियां हैं जिसे हम अलग अलग जीवित वस्तुओं का आप समय जान पाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा, पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु का पहचान किया जाता है और उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम पशुओं को पालतू बनाते हैं और साथ ही साथ उसके उपयोग के लिए, यानी उस पशु को पालतू बनाकर हम उसका उपयोग किस बेस पर कर रहे हैं, उन सभी की जानकारी हम उनकी हड्डियों से पता कर पाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, कल हमने यहां तक देख लिया था। अब देखिएगा सिक्के की बात करते हैं, कॉइन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो कॉइन है, देखिएगा मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार यही पूछ लिया जाता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको विभिन्न प्रकार के अध्ययन या विज्ञान के अध्ययन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमोस्टेटिक्स, ठीक है, न्यूमोस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमीस्मेटिक्स कहलाता है। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातु की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है और प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं है, ठीक है, अथवा केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा है कि आहत सिक्के हमको प्राप्त होते थे, ठीक है। आहत सिक्के किसे कहते हैं, तो जिसमें कोई लिखा हुआ, ठीक है, कोई लेख नहीं मिलता लेकिन उसमें कुछ आकृतियां मिलती हैं, ठीक है, उसे पंच करके, उसे ठोक करके कुछ आकृतियां बनाई दी जाती है, उसे पंचमार्क कहा जाता है या आहत सिक्के कहे जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि न्यूमीस्मेटिक्स किसे कहते हैं, न्यूमीस्मेटिक्स किसे कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र को न्यूमीस्मेटिक्स कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमीस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहां पर आपको सिर्फ याद रखना है कि छोटी सी बातें हैं यहां पर कि जब हम भारत में पुरातात्विक खुदाई करते हैं, ठीक है, तो ऐसे इस कारण से क्या हुआ कि तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और अधिकांश जो सांचे मिले हैं, ठीक है, जो सांचे प्राप्त हुए हैं वो कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दी के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब याद करने वाली बातें यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप एक फोकस समझ सकते हैं कि सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ठीक है, मिलती है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद में सिक्कों पर राजाओं
और देवताओं के नाम और तिथियां अंकित मिलती हैं। सिक्कों पर लेख तथा तिथियों के उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया था। इसको याद रखिएगा कि सिक्कों पर तिथियां उत्कीर्ण करना, ठीक है, सिक्कों जो मुद्राएं हैं, करेंसी है, ठीक है, जो क्वाइन है, उस क्वाइन पर लिखने की परंपरा, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? यूनानी शासकों ने। आप याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यूनानी शासक मतलब रोमन शासक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी और भुगतान करने में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास का अध्ययन भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो सिक्कों के बारे में इसलिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि सिक्कों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। और याद रखिएगा, सबसे इन सिक्कों को अभी पढ़े हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन आपका बन गया कि न्यूमेटिक्स, ठीक है। तो अगर मुद्रा शास्त्र जो होता है ये किसके अध्ययन के लिए है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, भारत में जो सिक्के प्राप्त होते हैं उसमें लेख और तिथियों का उत्कीर्ण करने का परंपरा सर्वप्रथम किस शासकों के द्वारा मिलता है। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है, यही 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, ठीक है, तांबे, कांसे और चांदी के और सोने से निर्मित हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि ये जो सिक्कों के टाइप्स हैं ये अलग अलग धातुओं से बने हुए सिक्के हैं, ठीक है। अब धातु के क्रम पर अलग अलग जो धातु मिले हैं, कहीं पर आपको बता दूं कि हमारी मिट्टी से लेकर, ठीक है, मिट्टी से लेकर सिक्कों की कहानी लगातार बढ़ती चली गई है, ठीक है। मौर्य काल के बाद जैसे ही मौर्योत्तर काल को देखते हैं तो इस समय सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, ये याद रख लीजिएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है सिक्कों में कि भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में प्राप्त हुए हैं, तो मौर्योत्तर काल में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, इसको रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्के के संबंध में। और ये डायरेक्टली ऐसा क्यों लिखा गया है फैक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा गया है, याद रखिएगा। पूछा जाता है किस वंश में, ठीक है, किस वंश में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो गुप्त शासकों के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त शासकों के द्वारा, ठीक है। तो गुप्त शासकों के द्वारा आपके सोने के सिक्के जारी किए गए थे सर्वाधिक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलित किए गए थे, यह भी याद रखिएगा। देखिए यहां पर 2 बातें याद रखिएगा, सोने के सिक्के सर्वाधिक, सोने के सिक्के सर्वाधिक, तो यहां पर सर्वाधिक शब्द का मतलब केवल सोने के सिक्के हैं, इसके कैरेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, कैरेट से मतलब है कि जो सोने के सिक्के हैं वो शुद्ध होने चाहिए, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो ये कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। दोनों में याद रखिएगा, अगर आप बोलते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश से जारी किए गए थे, तो गुप्त वंश से, लेकिन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है, शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक जो जारी किए गए थे या प्रचलित थे, तो कुषाण वंश से, ठीक है, कुषाण वंश से, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो यहां पर शीशे के सिक्के भी बनते थे, याद रखिएगा, सातवाहन शासकों के समय जो है शीशे के सिक्के, ठीक है, जारी किए गए थे, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो ये 4 फैक्ट जो यहाँ पर बन रहे हैं, देखिए सिक्के के टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सिक्कों की अध्ययन की जानकारी क्या कहलाती है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन है आपका सिक्कों में, ठीक है, सिक्कों में लेख या तिथियों का उत्कीर्ण करना किस शासकों द्वारा जारी किया गया था, पहली बार यूनानी शासकों के द्वारा। और तीसरा याद रखिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, गुप्त शासक ने। और आपको याद रखना, शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए हैं कुषाण वंश ने, और शीशे के सिक्के जारी किए हैं सातवाहन काल ने, ठीक है। सातवाहन काल में आपको शीशे के सिक्के सर्वाधिक मिलेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए, आप लोग अभी फैक्ट को डायरेक्ट देख रहे हैं, आगे जाकर जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल आपको समझाएगा क्यों ऐसा हुआ था कि सोने के सिक्के ज्यादा जारी होते थे और कौन सा राजा था ऐसा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां तक क्लियर है, देखिएगा आगे। अब बात करते हैं अभिलेख की या स्क्रिप्ट की, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन या स्क्रिप्ट जो होता है, याद रखिएगा, इस समय, ठीक है, जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा लेख शास्त्र कहते हैं या फिर एपिग्राफी कहा जाता है। याद रखिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र, ठीक है, या पूरा लेख शास्त्र। तो देखिएगा, अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसके अध्ययन को हम पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो एपिग्राफी कहलाता है अभिलेख। याद रखिएगा, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत बार
सरल क्वेश्चन में बन गया है। मतलब अब आपको अगर इतिहास की पहली जानकारी है, आपको बता दूं इतिहास आपने पहले पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो दो चीजों को याद रखिएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अब जो भी पॉइंट में अगर आपको फोकस कराता हूं तो उसको समझिए कि वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि अभी तक में 12 सालों में 20 बार पूछा गया क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इतिहास से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है ये मध्य एशिया में पाया गया है। आपका बोगज-कोई अभिलेख, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है बोगज-कोई अभिलेख, ठीक है। पटवारी में, आरआई में, ऐसे टॉपिक्स पे व्यापक में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि पीएससी जो है अब थोड़ी डीप क्वेश्चन करता है, तो लाइट क्वेश्चन ये सब भी क्या है, डायरेक्टली दिखने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। लेकिन अगर आप देखेंगे व्यापक में तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है मध्य एशिया में पाया गया है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर, एक पहला बोगज-कोई अभिलेख कहाँ पाया गया है, तो मध्य एशिया में पाया गया है, ठीक है। मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया, तो आप देखेंगे सेंट्रल एशिया वाला ईरान वाला हिस्सा है, ठीक है। कजाकिस्तान, ईरान वाला जो हिस्सा है वो सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। और हमारा जो क्षेत्र है, हम जो है वो साउथ एशिया में हम लोग, ठीक है। साउथ एशिया में श्रीलंका साउथ एशिया में है, ठीक है। तो मध्य एशिया में पाया गया है बोगज-कोई। इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, भारत देश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख का नाम याद रखिएगा क्या है, वो बोगज-कोई अभिलेख है, ठीक है। तो बोगज-कोई अभिलेख कहते हैं इसको, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या अभिलेख में जानकारी मिली है, तो आप ये देख सकते हैं कि जिनके बारे में हम बोलते हैं कि हमारे देवताओं की जानकारी मिलती है, तो इस अभिलेख में देवताओं की जानकारी मिलती है। देखिए कैसे, तो अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, ठीक है, इस अभिलेख में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बना हुआ था एक बार कि निम्न में से किस देवता का नाम बोगज-कोई अभिलेख में नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए बोगज-कोई ही नहीं सुने आप तो फिर होगी कहानी खत्म, ठीक है। तो बोगज-कोई अभिलेख याद रखिएगा मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है, और मध्य एशिया में प्राप्त होने के साथ साथ बोगज-कोई अभिलेख जो है सबसे प्राचीन अभिलेख है किसका, भारत के संदर्भ पर, ठीक है। तो भारत संदर्भ पर सबसे प्राचीन अभिलेख है, याद रखिएगा। और इसमें 4 देवताओं की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये सभी देवताओं के नाम है, याद रखिएगा। वैदिक काल में जो अभी आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा कि इंद्र देवता कौन थे, वरुण देवता, मित्र देवता और नासत्य देवता का नाम ये किस देवता से या किस पावर से इंप्लीमेंट होते हैं, या फिर इनमें कौन सा पावर है, आपको पता चलेगा आगे जब वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ठीक है। आपको श्लोक पढ़ना आता होगा, श्लोक पढ़ते हैं जैसे उसी प्रकार से आप इसको रट के रख लीजिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 देवता बोगज-कोई अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा ये जो बेसिक चीजें है ना, आपको अपने आप को कंपेयर करना है, क्या ये बेसिक चीजें आती हैं, नहीं आती हैं। इसका मतलब यह है कि अभी आप एग्जाम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जब ये छोटी छोटी चीजें अचानक आपके सामने से गुजरती है, अरे हाँ ये तो पता है हमको, इसका मतलब है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं, पूरी तरीके से आपको जानकारी है इसका, ठीक है। तो ये तब हो पाएगा जब आप इसके बेसिक चीजों को, अब जब आपका इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके सामने जब कोई पेपर आ गया इतिहास का और आपसे बनना लग गया, तो समझिए कि अब मेरा यहाँ से 5-7 नंबर सेट हो गया है। और एक बार जब भी एग्जाम आए तो एक बार जल्दी से सरसरी नजर से आप रीड कर लें इसको, क्योंकि उस समय एग्जाम के समय आपको कंफ्यूजन बढ़े रहेगा, मित्र के जगह कुछ और नाम लिखा रहेगा तो आपका दिमाग उसमें भी चला जाएगा। लेकिन जब आप एक सरसरी नजर से याद रखते हैं, तो चूंकि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है कि बोगज-कोई अभिलेख जो है ये मध्य एशिया में पाया गया सबसे प्राचीन अभिलेख है भारत संदर्भ पर, और इसमें 4 देवताओं की जानकारी मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को हम पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा उस समय हम लोग क्या बोल रहे थे, अभिलेख को पढ़ रहे थे केवल, ठीक है, अभिलेख को पढ़ रहे थे। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, तो पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो हम लोग लिपि है, ठीक है, जो लिपि है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, ठीक है। पुरालिपि शास्त्र मतलब क्या होता है, तो जो आप राइटिंग स्किल देखते हैं या राइटिंग देखते हैं, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि देखते हैं, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी, ऐसे लिपियों के बारे में देखते हैं, तो उसकी जो प्राचीन लिखी है और तिथि है, ठीक है, प्राचीन तिथि है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, या फिर पैलियोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा पैलियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो एपिग्राफी किसे कहते हैं, एपिग्राफी जो पूरा लेख है, ठीक है, जो पूरा शास्त्र है, पूरा लेख शास्त्र है। देखिए केवल अभिलेख को पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो वो एपिग्राफी होगा, ठीक है। लेकिन जब उसकी तिथि को पढ़ते हैं, प्राचीन दस्तावेज पूरा पढ़ते हैं, तो दस्तावेज मतलब क्या है, उसमें जो लिखा हुआ आइटम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं आप, यानी लिखे हुए जो तथ्य है उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग
लिपि, ठीक है। तो ऐसी लिपि को पढ़ने के लिए याद रखिएगा जब उसे कहते हैं हम लोग पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पैलियोग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अभिलेख, मुहर, प्रस्तर, स्तंभ, ठीक है। पत्थरों के स्तंभ, स्तूप, चट्टान और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों पर, ईंटों पर, मूर्तियों पर लिखे हुए मिलते हैं। तो ये लिपि है जो कहीं पर भी लिखा गया है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और यही जो पढ़ने का जो अध्ययन है, ठीक है, इस पूरे साइंस को हम कहते हैं पैलियोग्राफी। याद रखिएगा तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है, पूरा लेख शास्त्र किसे कहते हैं, और आपको याद रखना है पूरा लिपि शास्त्र किसे कहते हैं। तो इसमें लिपि इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि लिपि शास्त्र क्या कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के है। अभिलेखों के में संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा है याद रखिएगा वो ईसा की 2री सदी में मिलती है और 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाषा को समझिएगा कि सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस में मिले हैं, प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जब भाषाओं को देखते हैं तो सबसे पहला जो भाषा का उत्पत्ति बताया जाता है वो है आपका संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अभ्रंश, ठीक है, अवहट भी कहते हैं। इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो भाषाओं का बहुत सारा क्रम बनता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जाकर आप हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की तरफ देखेंगे तो राजस्थानी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी है आपका, ठीक है। फिर आप उत्तर हिंदी की बात करेंगे, उत्तर के क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको अवधी, ठीक है, ब्रज, इन तरह को भाषाओं को मिलेगा, ठीक है। तो ये भाषाओं का जो विस्तार है एक्चुअल में किससे फोकस हो रहा है, लिपि से हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि आरंभिक जो अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व की 3री सदी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईसा पूर्व के 3री सदी से कहने का मतलब है कि इस 0 से 3री सदी, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर 3री सदी के आसपास, यानी कि हम इधर की तरफ जब आ रहे हैं तब जाकर हम लिपि को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और हमको 3री सदी से ये मिलता है कौन, प्राकृत भाषा मिला है। याद रखिएगा अभिलेख जब मिलता है तो हम भाषाओं का समय तय कर पा रहे हैं कि लिपि जो है वो 3री सदी का है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर हम इसे और पुराने तरफ पे चलें तो देखिए 3री सदी के बाद देखिएगा अभिलेखों में संस्कृत जो भाषा मिली है वो 2री सदी की मिली है। इससे यहाँ पर मतलब मिलने में हमें लेट मिला है संस्कृत, लेकिन याद रखिएगा ये मिलने में है, लेकिन अगर आप संस्कृत को देखेंगे तो वो पहले है। बात समझ में आ रही? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि आपको 5 रुपए का सिक्का मिला है और 2000 का है, वो 2000 सन का है, तो वो 2000 सन में छपा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन 10 साल बाद आपको 1999 का मिलता है, लेकिन आप समझिए वो मिला तो बाद में है लेकिन वो पहले से छपा हुआ होगा। सेम चीज यहां पर समझिएगा कि ये 2री सदी में मिलने लगी थी कौन, आपकी संस्कृत भाषा, ठीक है, 2री सदी के समय। लेकिन याद रखिएगा कि 2री सदी में मिलने से पहले लेकिन संस्कृत भाषा का प्रयोग पहले मिला है, ठीक है। लेकिन इसका व्यापक प्रयोग देखिएगा कब मिलता है, 4ठी से 5वीं सदी में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर 2 फैक्ट है। सबसे पहले अभिलेख कौन सी भाषा मिला है, प्राकृत भाषा मिला है, प्राकृत भाषा मिला है, यहाँ पर याद रखिएगा। आरंभिक में अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलती थी, ठीक है, बाद में संस्कृत में बहुत बड़े तौर पर मिलने लगी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। हाँ बोलिए। हम एक्चुअल में संस्कृत ही पढ़ते थे, ठीक है। एक्चुअल में बता रहा हूं मैं आपको कि हमारी सबसे मेन भाषा क्या रही है, संस्कृत रही है, ठीक है। देखिए जैसे ही शुरू के दौर पर देखेंगे आप तो संस्कृत को सबसे मूल भाषा कहा जाता है, ठीक है। भारत में संस्कृत को मूल भाषा कहा जाता है। इवन पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे सबसे पुरानी भाषा भी अगर आप देखेंगे तो संस्कृत ही है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि जो बाकी भाषाएं हैं, चाहे आप फ्रेंच की बात कर लें, चाहे आप रशियन की बात कर लें, चाहे फिर आप किसी अन्य भाषाओं की बात कर लें, सभी का मूल तत्व संस्कृत ही है। उसी से मिक्स करके आपके संस्कृत से कोई ना कोई मैच अप किया गया उसके साथ और उसके बाद मिक्स करके नई भाषा बनाई गई है, ठीक है। तो जैसे संस्कृत से आपका क्या पाली बना, पाली के बाद आपका प्राकृत बना, प्राकृत के बाद अन्य भाषाएं निकली हैं, उसी प्रकार अन्य भाषाएं जो हैं, जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही हैं, ठीक है। तो प्राकृत कितने नंबर पे आ गया, 3रे नंबर पे आ गया। तो संस्कृत को जब सीखने की बात की जाती है या पढ़ने की बात की जाती है तो जब हम लोग अपने स्तर पर, ठीक है, जब अपने स्तर पर हम थोड़े से ये देख पाते हैं कि जैसे अगर हम लोग देखें तो वैदिक काल के बाद से, ठीक है, वैदिक काल के बाद से हम जो है कितने भी अभिलेख आ जाए हम उसको पढ़ना चालू कर चुके हैं।
संस्कृत के बाद से। इससे पहले की जो भाषा रही है, जैसे हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो आज भी इसकी लिपि को डिकोड नहीं किया गया है, आज भी हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये कौन सी भाषा में है, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखा गया हर चीज पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अंतर को समझिएगा कि इससे पहले भी कोई भाषा चली है, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कोई भाषा चली है, या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली जो कोड थी, लिपि थी, उसका प्रयोग होता था, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि आज भी उसको डिकोड नहीं किया जा सका है। हमारे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो वैज्ञानिक आपको पता होगा कि जैसा कि मैंने बताया कि उसे कहा जाता है पैलियोग्राफी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि लिपि की जानकारी को हम लोग डिकोड करना या अध्ययन करना सीखते हैं, उसे कहते हैं पैलियोग्राफी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, कुछ अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपियां। ठीक है, अभी कुछ लिपियों के बारे में जानेंगे, बेसिक बातें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि कौन सी लिपि से कौन सी भाषा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है आपका ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है, किस बेस में? तीसरी सदी में। ठीक है, तीसरी सदी की सबसे इंपॉर्टेंट भाषा कहलाती है ब्राह्मी लिपि। इसका कारण देखिएगा, तो देखिएगा अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, बाएं से दाएं ओर, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, किस ओर लिखी जाती थी? बाएं से दाएं ओर। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं ओर क्लियर हो पा रहा है? मतलब देखिए, ये आपका बायां और आपका दायां, जैसे आज आप लिखते हैं, आज आप जैसा लिखते हैं वही है बाएं से दाएं ओर। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब देवनागरी लिपि भी आपको बाएं से दाएं ओर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको फारसी देखेंगे तो फारसी कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं ओर। ठीक है, याद रखिएगा, दाएं से बाएं ओर फारसी लिखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा कि अगर आप देखेंगे, अगर बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अशोक के काल में सर्वाधिक या अशोक के शिलालेख में सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में खरोष्टी लिपि भी मिलेगा, आपको देवनागरी लिपि भी मिलेगा। ठीक है, लगभग सभी नाम मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अशोक के काल में या अशोक के समय जो है अधिकतर जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अधिकतर जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, और इस लिपि में बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिखने का तरीका या जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको बाएं से दाएं ओर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, खरोष्टी लिपि। अब देखिए, ये खरोष्टी लिपि जो है ये बाहरी आक्रमण के कारण ज्यादा हुआ है। ठीक है, जब बाहरी आक्रमण हमारे यहाँ हुआ, ठीक है, तो आक्रमण के साथ धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या हुआ? तिथियों का जानकारी मिला। ठीक है, कैलेंडर की जानकारी मिल रही है, तिथियों की जानकारी मिल रही है। तो तिथियों की जो जानकारी मिली है, ठीक है, जो तिथि आए हमारे पास, उसके साथ ही देखिएगा यहाँ पर एक नया लिपि आया, वो है खरोष्टी लिपि। ठीक है, देखिएगा अशोक के कुछ शिलालेखों में खरोष्टी लिपि की जानकारी मिलती है जो दाएं से बाएं ओर होती है। ठीक है, दाएं से बाएं ओर, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, याद रखिएगा, लिखी जाती थी। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि के बारे में आगे आप पढ़ेंगे, खरोष्टी, अरामाइक, ये सब टॉपिक्स को आप आगे पढ़ेंगे जब आप तीसरी शताब्दी के काल में पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यूनानी और अरामाइक लिपि। ठीक है, यूनानी और अरामाइक लिपि, याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा यूनानी और अरामाइक लिपि। ठीक है, तो अरामाइक लिपि में याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो पाए गए अशोक के अभिलेख हैं उनमें आपको अधिकांश अरामाइक लिपि का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, या फिर यूनानी लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 3 लिपियों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से? ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी और अरामाइक। ठीक है, अरामाइक लिपि में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। यूनानी और अरामाइक लिपि जब अशोक के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कहानी पढ़ेंगे, मौर्य के समय की कहानी पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उस समय की कहानी के साथ इसको जोड़कर मैं आपको बताऊंगा कि खरोष्टी और अरामाइक क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी सोर्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको इन सब चीज़ों को क्यों पढ़ा दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि शुरू में ही आपको अभिलेख की छोटी छोटी जानकारी रहेगी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, आपको उदयगिरी का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, क्योंकि बार बार आप जब पढ़ेंगे ना राजाओं के बारे में तो उनके अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए बोलेंगे, तो अब आपका दिमाग कहाँ जाएगा, समझ में नहीं आएगा इस पर। ठीक है, तो आप पहले से ही कुछ फोकस चीज़ें जान जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के समय कौन सी लिपि का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे कम किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो यूनानी और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ है। एक बार आपके शिक्षक एग्जाम में पूछा ही गया था ये कि यूनानी और अरामाइक लिपि का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ठीक है, आपको बता दूं, जब शिक्षक का सिलेबस आता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि मौर्य वंश की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए।
ठीक है, या गुप्त वंश की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसका मतलब है कि आप उस समय जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा, नेक्स्ट है आपका। तो मैं इसको बताने का सबसे बड़ा जो तात्पर्य यही है, अभी आप इसलिए पढ़ ले रहे हैं इसको ताकि आपको अभिलेख के बारे में बहुत मोटी मोटी जानकारी हो जाए। ठीक है, इसमें सबसे याद रखिएगा, भारत में लगभग 7 से 8 अभिलेख हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपने इनसे देखिए, अगर आप इसका तालमेल बना लिए या आपको ये नाम रटा हुआ है, याद रख लिए आप, इसका मतलब ये है कि आपके इतिहास का बेसिक नॉलेज आपको है। ठीक है, और अगर आप इन नामों से परिचित नहीं है, मतलब अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी, देखिए मैं आपका इन्वायरमेंट इसलिए 2 दिन तक टेस्ट कर रहा था ताकि आपको इतिहास के शब्दों को भी समझना सीख जाए। ठीक है, क्योंकि ये शब्द जब आपके दिमाग में गुजरेगा या कहीं से गुजरेगा तो वो स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो आपके दिमाग पे ये चले जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बोगज को अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे मध्य एशिया के संबंध में, हम भारत में 2-3 फैक्ट को पढ़ते हैं जो मध्य एशिया का ही संबंध है हमारा। ठीक है, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे पढ़ेंगे कि मध्य एशिया का संबंध भारत से कैसे है, तो आपको अपने आप पता चलेगा व्यापार का संबंध कैसा बना हुआ है हमारा। ठीक है, कैसे हम लोग बोगज को अभिलेख को समझ पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ने को मिलेगी, इसी अभिलेख के कारण मिलता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आते हैं वापस, देखिएगा तो मौर्य साम्राज्य अशोक, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक ने अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिले हैं, जिनसे साम्राज्य की जानकारी, उनका सीमा, धर्म और शासन नीति का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा शासन नीति पर जो प्रकाश पड़ता है बेसिकली उसके किससे पड़ता है, अशोक के अभिलेखों से। यानी अशोक, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, अशोक एकमात्र शासक रहा है, पहला शासक रहा है। ठीक है, पहला शासक रहा है जिसने अपनी प्रजा के बारे में अभिलेखों में लिखा है। ठीक है, उसने अभिलेख मुख्य रूप से छोटे और बड़े अभिलेख बनवाए, उन अभिलेखों को एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी जितने बड़े अभिलेख बनाए हैं उसने, उसकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से रखनी पड़ेगी। कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है उसने अभिलेखों में। ठीक है, उसने कब कलिंग युद्ध लड़ा, कब उसने तलवार त्याग दिया, मतलब हथियार त्याग दिए, ये सब आप उसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाता है किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो समझिए कि अभिलेख कितना इंपॉर्टेंट रहता है। खासकर आप बार बार ये नोटिस कर रहे हैं, अभिलेख जब जब पढ़ा रहा हूं मैं आपको अशोक के बारे में पढ़ा रहा हूं ज्यादातर, क्योंकि उसके अभिलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, इवन आप देखेंगे कि हमारे भारत के जो नए संसद भवन है उसमें अशोक का ही सब कुछ फेमस डाला गया है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन को समझने के लिए आपको बता दूं, जब आप भारतीय दर्शन को समझते हैं, इतिहास को समझते हैं, तो सबसे पहले जब वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पास पहुंचते हैं। तो आप यहीं पर देखेंगे कि अशोक सम्राट जो है वो किस तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ से दोनों रूप से, ठीक है, हालांकि वो बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है, जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को मानता था। तो आपको दिखेगा कि इनके जो पिता रहे हैं, ठीक है, बिंदुसार, तो वो जो है आजीवक संप्रदाय के हैं, वो आजीवक धर्म को मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो वो जैन धर्म को मानते हैं। उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, तो श्रवण गोल बेला गए वो। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब उनकी एक एक कहानी को मैं आपको बताऊंगा, और कहानी कैसे आपको याद रखनी है, आपको पूरी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अशोक ने कैसे अपने 99 भाइयों को मारा और जाकर राजा बना। ठीक है, ये सब कहानी आप देखेंगे तो आपको सभी चीजें, मतलब दर्शन शास्त्र के साथ साथ इतिहास को कैसे क्रमिक रूप से जोड़ा जाता है और आपको उसको कैसे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक चीजें आप यहां पर पढ़ेंगे। अब देखिएगा, तो मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जब आप जानकारी लेते हैं तो सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, उसके अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख। अब याद रख लीजिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, उदयगिरी उड़ीसा। ठीक है, उदयगिरी कहां पर है, उड़ीसा में है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख आपको बहुत, खारवेल का याद रखिएगा, जब आप खारवेल के बारे में पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, तो ये खारवेल के समय का अभिलेख है। ठीक है, राजा खारवेल, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा, कलिंग नरेश, खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ पर जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो खारवेल के बारे में आपको मिलेगा, जो कि कलिंग उड़ीसा, कलिंग तो आप जान पा रहे हैं, कलिंग क्षेत्र उड़ीसा का। ठीक है, अब देखिएगा, शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात वाला। ठीक है, रुद्रदामन का। तो देखिए, अभिलेखों के साथ आपको उसके राजा का नाम याद रखना है और आपको याद रखना है वो क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें याद रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, खारवेल का। ठीक है, खारवेल का। अब इसमें जानकारी मिलती है क्यों, क्योंकि जैसे ही अशोक थोड़ा कमजोर होता है या फिर वहां का शासक कमजोर होते हैं, तो खारवेल ने क्या किया था, जो कलिंग जो क्षेत्र है उसको फिर से फ्री घोषित कर दिया था। ठीक है, मतलब अपना छत्र राज घोषित कर दिया उसको। तो इस तरीके से थोड़ी कहानियों को जोड़ेंगे आप इसमें। देखिएगा, शासक रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य
के संदर्भ पर जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखिएगा, रुद्रदामन से कनेक्टेड है। ठीक है, संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आ जाइए, रटने का जगह आ गया है, इसको पूरा का पूरा याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, प्रमुख अभिलेख और उसके शासक। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बोगज कोई अभिलेख जो है, ठीक है, ये भारत के संदर्भ पे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, तो बोगज कोई अभिलेख है, मध्य एशिया प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर भारत के बारे में जानकारी आप ढूंढना चालू करते हैं, ठीक है, भारत के बारे में जब आप उसके डिटेल पे जाते हैं, तो आपको जानकारी जो मिलेगी उसमें याद रखिएगा वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये दो चीजों में अंतर सिर्फ थोड़ा सा है, याद रखिएगा थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि बोगज कोई अभिलेख इससे ज्यादा पुराना अभिलेख है, पहला अंतर। ठीक है, वो पाया गया था मध्य एशिया में और उसमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता कहाँ आया है? भारत में आया है, तो इससे कनेक्टिविटी बनती है। लेकिन अगर आप पूरे डिटेल में जानेंगे कि भारत का जो पूरा क्षेत्र है, वो पूरा भारत का क्षेत्र कहाँ पर प्राप्त होता है या कैसे कैसे उसका विस्तार है, तो आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में मिल जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। ठीक है, चलिए देखिएगा सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। ठीक है, पहला हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, और उदयगिरी जो गुफा है, उसी गुफा में आपको ये हाथी गुम्फा, इसलिए इसको कहा जाता है हाथी गुम्फा। गुफा को क्या कहा जाता है? गुम्फा, याद रखिएगा। तो उदयगिरी जो है वो गुफा है। ठीक है, और वहीं पर हाथी गुम्फा का मतलब होता है हाथी के प्रवेश द्वार। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा इसी को कहा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अब देखिएगा ऐहोल अभिलेख, इसको याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा। यहां पर ये जो है ये पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा नासिक अभिलेख। ठीक है, गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा प्रयाग स्तंभ लिखा गया है, आप प्रयाग प्रशस्ति बोल लीजिए। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी इससे मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने दक्षिणा पथ अभियान किया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो उसकी जानकारी भी आपको, ये प्रयाग क्या है आपको पता होगा, जानकारी होगा। प्रयाग क्या है? ये इलाहाबाद। ठीक है, तो प्रयाग को उस समय भी इलाहाबाद कहते थे, शुरुआती दौर पे इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता था। ठीक है, तो जब प्रयाग कहा जाता था तो अभी जो योगी जी हैं उन्होंने बोला कि जब पहले प्रयाग बोलते थे तो इलाहाबाद अभी क्यों बोलेंगे, अभी भी प्रयाग बोलेंगे। ठीक है, तो बन गया वापस ये प्रयाग, और ये बना प्रयाग स्तंभ अभिलेख। समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख याद रखिएगा मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक जो है विजय सेन। ठीक है, और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त जो है ये शक शासक है, याद रखिएगा। ठीक है, शक शासक स्कंदगुप्त, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से। तो देखिए ज़्यादा नहीं है, 9 ही है। 9 लाइन अगर आपको ठीक से याद नहीं हो पाएगा तो गड़बड़ है, समझिए, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताइएगा मुझे हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? हाँ, बस आपको खारवेल याद रख लेना है, नरेश कलिंग छोड़ दीजिए अभी, वो बाद में आपको याद करा दूंगा मैं। आप सिर्फ मोटा मोटी क्या याद रखेंगे? खारवेल। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? ऐहोल अभिलेख। जो नाम मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर नोटिस कीजिएगा, मैं आपको कुछ लाइनें बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है हाथी गुम्फा अभिलेख को याद कर लीजिएगा। उसके बाद ऐहोल अभिलेख याद रख लीजिएगा। उसके बाद नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्त और आपका, ठीक है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो देखिएगा ये जो 4-5 आपने देखा है, इसको तो सबसे ज्यादा याद रखना है आपको, ये जिंदगी भर नहीं भूलना है। मतलब ऐसा समझिए कि ये एक बार याद कर लिया आपने और आपको नहीं भूलना है इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का। ठीक है, ये 5 तो रट जाइएगा, बहुत सामान्य सा है। और उसके बाद स्कंदगुप्त का आपका भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये रुद्रदामन का भी जूनागढ़ अभिलेख है और इसका भी जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, उसमें दोनों की जानकारी मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा, मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश का है, मंदसौर नाम है मालवा क्षेत्र के लिए, यशोवर्मन का है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार नरेश भोज का है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है भोज राजा। ठीक है, तो ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। ठीक है, क्योंकि
इसने जो है बाकियों से दुश्मनी करने में, जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत पावरफुल था उस समय। देवपाड़ा अभिलेख जो है ये बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है। आगे चले, ये आपको रटना है, याद रखिएगा। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी आपको फिर मेडिसिन की जरूरत है, ठीक है। ये रटना है, किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए कि एहोल अभिलेख बोलने से पुलकेशिन द्वितीय आपके दिमाग में आ जाए तुरंत, ठीक है। क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन, देखिए बताता हूँ मैं आपको। अगर ये याद नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर सरल क्वेश्चन आया और पूछ लिया गया कि एहोल अभिलेख किसका है, निम्न में से किस शासक का है, तो बातें खत्म हो जाएगी फिर वहीं पर। मतलब आपका क्वेश्चन छूटा, ठीक है, और छूटा तो इसका मतलब है कि दूसरा किसी ने बनाया उसको, आप कंपटीशन में पीछे पहले हो गए। मैं आपको बताता हूँ, एक बात याद रखिएगा, जब आपको सरल पेपर समझना है कि सरल पेपर किसे कहते हैं या इजी पेपर किसे कहते हैं, तो जो चीज़ें फैक्ट टू फैक्ट लिखी हुई होती हैं और उसको आप नहीं पढ़ पाते हैं, वो है आपका सरल पेपर, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है, जिसको कभी खोज के या खोद के नहीं निकालना है आपको। तो डायरेक्ट लिखा गया मतलब ये इजी पेपर हो गया। मतलब इससे क्वेश्चन आया मंदसौर अभिलेख किसका है, और अगर आप मंदसौर अभिलेख ये नहीं याद कर पा रहे, मंदसौर जो है मालवा क्षेत्र का है, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र आपका, अभी आप आगे पढ़ेंगे, मालवा क्षेत्र का है, तो वो हो गया आपका यशोवर्मन का, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने याद नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन में, और अगर आपको याद नहीं हो पाया है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इजी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। जहां पर कठिन क्वेश्चन होगा उसको अगर आप एक बार छोड़ भी देते हैं तो बाकी लोगों की संख्या में आप भी उसी भीड़ में रहेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो भी नहीं छूटेगा मुझे लगता है। लेकिन याद रखिएगा कि सरल पेपर, ऐसे पेपर डायरेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। इसको इजी पेपर में काउंट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है आपका वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, ठीक है। आगे डिटेल में हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ स्रोत के बारे में और अभिलेख के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ पर जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, इसका पुलवामी का जो नासिक गुहा अभिलेख है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का नासिक गुहा अभिलेख है, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजय और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख याद रखिएगा, ठीक है। हरिसेन का नाम याद रख लीजिएगा, आगे आपको कहानी में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन ओनम, ठीक है। तो देखिए ये अभिलेख है कार्पस इंस्क्रिप्शन ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तीन कौन कौन से, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख को किसमें प्रकाशित किया गया है, तो कार्पस, इंस्क्रिप्शन ओनम और इंडिकारम में, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा इंग्लिश प्लस संस्कृत है, याद रखिएगा। मतलब इसको इंग्लिश और संस्कृत के साथ जोड़कर देख पाएंगे तो ये आपको दिखेगा कि कार्पस इंस्क्रिप्शन ओनम इंडिकारम, ठीक है। तो इसको प्रकाशित किया गया। इसमें तीन काल के बारे में जानकारी मिलती है, तीन शासकों की पूरी कहानी मिलती है, जिसमें मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अभिलेखों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस काल की जानकारी या किस शासकों की जानकारी इसमें नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा चौथा ऑप्शन वही है, तीन ही ऑप्शन यहाँ पर है, चौथा ऑप्शन वो खुद बना देगा आपके लिए, ठीक है। और वो होगा गुप्तरोत्तर, याद रखिएगा गुप्तरोत्तर, ठीक है। गुप्त के बाद की कहानी जो है वो गुप्तरोत्तर काल कहलाता है, याद रखिएगा, और वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट है आपका सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर मिलते हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व के, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी अभिलेख नहीं पढ़ सकते, डिकोड ही नहीं मिला है, ठीक है। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, इनमें विचारों और वस्तुओं के चित्रों के स्वरूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वस्तु और चित्र से ही माध्यम से सब कुछ बताया गया है। तो इस अभिलेख में जो है जो जानकारी मिल पाएगी वो हम पढ़ ही नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। यानी सिक्के में मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है तो हमें ये नहीं पता है कि ये कितने का सिक्का है या किसके प्रयोग में लाया जाता था, हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला तो चित्र का प्रयोग किया गया है और दूसरा इस चित्र में विचारों और वस्तुओं का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं उसे ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक शिलालेख के हैं, ठीक है। मतलब सबसे पुराना अभिलेख जो है वो जो पढ़ा जा चुका है, जो शुरुआत हुआ है, पढ़ने का शुरुआत हुआ है, वो किसका है?
अशोक के शिलालेख से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, इन अभिलेखों को पढ़ने का जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1837 में, इसको याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली है। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन जो अभिलेख है उसको पढ़ा है कब? 1837 में। सोचिए कब का अभिलेख है? तीसरी शताब्दी का। पढ़ा कब गया है? 1837 में, यानी 1834 साल बीत गए हैं एक इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में। ठीक है, प्रॉपर उसको पढ़ने में। तो समझिए जब मिला और उसके बाद जब पढ़ना चालू किया गया तो उसके बाद से काफ़ी समय बीत चुका है। ठीक है, यानी अगर आप सिर्फ इंसानों के वंशज को गिनेंगे तो लगभग 20 वंशज यहाँ पर गुजर चुके होंगे। ठीक है, 20 वंशज के बाद हम यहाँ क्या कर पाए हैं? अभिलेखों को पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो हम कितने स्लो हैं ये जानकारी मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। तो अभी हमारा जो जनरेशन है वो भी पूर्णतः विकसित नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हर देश अलग अलग स्तर पर काम कर रहा है। ठीक है, मानसिक स्थिति के अनुसार अलग अलग चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। अब देखिएगा आगे, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे, तो जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखिएगा, 1837, जिसने पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका, हाँ, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, स्रोत आपका कंप्लीट हो गया। कल से मैं जो थोड़ा सा टॉपिक पर अब स्टोन एज पर स्टार्ट करूंगा, यानी कि आपको स्रोत पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने स्रोत के टर्म्स में सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, विदेशी जो आपका विवरण है, ठीक है, या आप ट्रेवलर की बात कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवलर की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं टॉपिक टू टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब आप टॉपिक पे पहुंचेंगे कि मौर्य काल पढ़ेंगे, तो मौर्य काल में आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ेंगे, निर्याकस कैसे आया था, ठीक है, या फिर आर्निसिकेटस कैसे आया था, तो उन सब के बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो वहाँ पर आपको उनके अगर कोई राइटिंग है, ठीक है, किसी भी बुक को उन्होंने लिखा है, उसके बारे में जानकारी वहाँ पर एक लाइन में, 2 लाइन में मिल जाएगी। ठीक है, और उसके संबंध में आप देखेंगे कि कौन कौन से हमारे राजा हुए, शासक हुए हैं, उनके संबंध में कौन से चीनी जो यात्री हैं वो पहुँचे थे और उन्होंने कितना समय व्यक्त किया था यहाँ पर, 3 महीने कहाँ रहे, 6 साल रहे, 2 साल रहे, उन सभी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं इसमें।